नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आज रविवार है। वैसे तो पंचायत के चुनाव थे और पंचायत के चुनाव पर दिन भर आपने कवरेज देखी, लेकिन अब शाम का बुलेटिन और खासकर एक खास मुद्दा लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुई हूं। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, देश में बढ़ रहे हैं, साथ ही गुजरात राज्य में बढ़ रहे हैं और वडोदरा शहर में भी नॉमिनल बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में फिर एक बार कहीं हम दूसरी या तीसरी या चौथी लहर की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। ये जो कोरोना का खतरा हम पर फिर एक बार मंडरा रहा है, वो कहां पहुंच सकता है और कैसे हम इसे रोक सकते हैं, उस पर आज बातचीत होगी। और इसलिए मैंने टाइटल दिया है कोरोना केस से, बढ़ते कोरोना केस से खतरा कितना। और जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर शीतल मिस्त्री जुड़ चुके हैं। आप जानते हैं उन्हें कोरोना एडवाइजर के रूप में वडोदरा शहर में जब कोरोना पिक पर था, कोरोना महामारी से शहर जूझ रहा था, उस दौरान उन्होंने सेवाएं दी है और गोत्री हॉस्पिटल के नोडल ऑफिसर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, देश में बढ़ रहे हैं, गुजरात राज्य में बढ़ रहे हैं, वडोदरा में भी बढ़ रहे हैं। क्या वजह मानते हैं सर? सबसे पहले तो आप इसकी। कोरोना के केसेस पूरी दुनिया में दूसरी तीसरी लहर आ चुकी है जी। इंडिया में तो खाली पहला ही पीक सितंबर में आया, उसके बाद कंटिन्यूअसली डाउनफॉल दिख रहा है जी। और जो डाउनफॉल दिख रहा है उसमें कभी जीरो तो हम पहुँचे नहीं। तो जो लोअर लेवल है वहाँ पे थोड़े थोड़े फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, कभी बढ़ोतरी होती है, कभी गिरावट होती है जी। तो ये जो थोड़े बहुत केस 2-3% इधर उधर होते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। इंडिया में अब देख एवरेज डेली 14,000 के आसपास के केस नए जुड़ रहे हैं। 15-16 हज़ार। हाँ, 15-16 हज़ार तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा देश है। और जब भी केस डाउन होते हैं लोगों में थोड़ी लापरवाही आ जाती है जी। कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क का पालन करना चाहिए और थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी ढीला रख दी जाती है, क्योंकि जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन आते हैं तो पुलिस ज़्यादातर इलेक्शन के काम में व्यस्त हो जाती है जी। तो जिन लोगों पर सख्ती करनी है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन भी आ जाता है। लोग अपनी जिम्मेदारी भूल के ये जो प्रिवेंटिव स्टेप्स है उसको भूल जाते हैं और बार बार उनको याद दिलाने की ज़रूरत है। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से आप ऐसा बोल सको कि कोरोना के केस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। आपने देखा होगा कि दीपावली के टाइम पे भी लोग ज़्यादा संख्या में मार्केट में खरीदी करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते थे, तो थोड़ी बहुत कोरोना के केस में थोड़ा माइल्ड स्पाइक आया था। इसी तरह अभी गुजरात में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन चल रहे हैं, जैसे सभी महानगर पालिकाओं में काउंसिलर के इलेक्शन थे, नगर पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहाँ पे कैंडिडेट नए होते हैं, अपना चेहरा भी दिखाना ज़रूरी होता है, जुलूस निकलते हैं, लोग डोर टू डोर फिरने में जाते हैं। तो इस दौरान अपनी पहचान बनाने के लिए या थोड़ा पॉलिटिकल वातावरण पैदा करने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क नहीं पहनते, ऐसा भी ध्यान में आया है। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि पिछले 6 महीने से बड़ौदा शहर में तो हमने कमिश्नर को वहीवटदार के रूप में रखा था जी। 6 महीना तो इलेक्शन डिले हुआ, लेकिन ये बंधारणीय प्रक्रिया, इसको पूरा करना भी जरूरी है, क्योंकि आगे के 5 साल का जो बड़ौदा शहर का कॉरपोरेशन का किसी भी कॉरपोरेशन का वहीवट तो काउंसिलर या नगर पंचायत के मेंबर से ही, तालुका पंचायत के मेंबर से, नगर पालिका के काउंसिलर से ही चलने वाला है जी। लोगों को खास चौकन्ना रहने की ज़रूरत है कि अगर इलेक्शन में भी हम सम्मिलित होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का ख्याल रखें और बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना। तो मैं कुछ चिंता वाली बात नहीं समझता हूँ कि दिवाली का जैसे फेस्टिवल था, रक्षाबंधन का फेस्टिवल था, ऐसे ये भी एक लोकशाही का पर्व है, थोड़ा बहुत माइल्ड राइज होगा, लेकिन ऐसा कोई मेजर फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कुछ हम खतरनाक सेकंड पिक की तरफ बढ़ रहे हैं। डॉक्टर शीतल मिस्त्री, इनको मैंने कोरोना एडवाइज़र कहा और मैंने इनको नोडल ऑफिसर भी कहा। और वडोदरा शहर जानता है कि फिलहाल जो वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं, सामान्य चुनाव 2021 के, उसमें डॉक्टर शीतल मिस्त्री कॉरपोरेटर के रूप में चुने गए हैं और उन्होंने भी प्रचार किया है। और ये सारी चीज़ें वो खुद ही बता रहे हैं कि शायद ज़रूरी था कि चुनाव बहुत वक्त से डिले हो रहे थे, इसलिए चुनाव कराना ज़रूरी था, लेकिन चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन हुआ है, लोगों ने भी किया है, लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और ऐसे में कहीं ना कहीं ये वजह से भी कोरोना केस बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो चुनाव थे, देश भर में भी अब विधानसभा के चुनाव है, लेकिन विदेशों में भी कोरोना केस की दूसरी तीसरी लहर एकदम डाउनफॉल के बाद भी राइज स्पाइक देखने मिला है और कई
देशों में तो ऐसा हुआ है कि काफ़ी घातक नए नए स्ट्रेन बाहर आए हैं। और आज ही ये खबर मैं सुबह पढ़ रही थी कि भारत देश के 18 राज्यों में कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आए हैं। ऐसे में ये जो बीमारी है, जो केसेस बढ़ रहे हैं, कितने घातक साबित हो सकते हैं? डॉक्टर साहब ये बताइए, हमारे यहाँ तो चले चुनाव थे तो हम कह सकते हैं कि चुनाव की वजह से थोड़े से केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अन्य देशों में भी इसी तरह की लापरवाही के चलते केस बढ़े और काफ़ी घातक भी साबित हुए। ऐसे में हमारे देश में, गुजरात में और वडोदरा शहर में ये जो कोरोना का स्ट्रेन है नया, या क्या नया घातक स्वरूप धारण कर सकता है? कैसे देखते हैं आने वाले 1, 2, 3 महीने में कोरोना की स्थिति को देश में? जैसे यूके में नया स्ट्रेन है जिसको हम N501Y स्ट्रेन बोलते हैं जी। उसी तरह साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है जिसको हम लोग 501YV2 बोलते हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है जिसमें 3-4 म्यूटेशन है। तो जब से कोरोना का आविष्कार हुआ तब से 3, 4, 5 वेरिएशन हो चुके हैं। सबसे पहला D614 वेरिएंट था, उसके बाद G614 वेरिएंट आया, उसके बाद क्लस्टर 5 वेरिएंट आया, उसके बाद यूके का B.1.1.7 वेरिएंट आया, उसके बाद साउथ अफ्रीकन वेरिएंट आया। तो ये वेरिएंट इतना प्रचलित इंडिया में नहीं हुआ। और ये जो नया वेरिएंट है N501Y उसका प्रसार दर बहुत ज़्यादा है, ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है कि पहले के स्ट्रेन के मुकाबले 70% प्रसार ज़्यादा है। ना कि उसमें ज़्यादा रोग के लक्षण गंभीर होते या मृत्यु दर भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में अभी ये स्ट्रेन इतना व्यापक नहीं हुआ है, तो हिंदुस्तान में कुछ ऐसा ज़्यादा खतरा देखने को नहीं मिलता है। दूसरी चीज़, जो कोरोना का बिहेवियर है वो हिंदुस्तान में काफ़ी माइल्ड रहा है पहले से। उसकी वजह एक तो हिंदुस्तान में BCG का वैक्सीनेशन काफ़ी मात्रा में हुआ है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की वजह से हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा इम्यून हैं। दूसरा, 2/3 इंडिया रूरल इंडिया है, जहाँ स्कैटर्ड मकान है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ तक कोरोना पहुँचा नहीं है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यंग पीपल, तो यंग लोगों की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, उनको डिसीज़ होता है, माइल्ड होता है, सिम्टोमेटिक होता है। काफ़ी ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचते क्योंकि उनको सिम्टम बहुत माइल्ड होते हैं। तो 30% के नीचे का पॉपुलेशन, 30 ईयर्स के नीचे का पॉपुलेशन अब 65% है। और जो स्लम क्वार्टर्स है, स्लम एरियाज़ है, वहाँ पे इनकी इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटाइजेशन, उनका इम्यून पावर भी ज़्यादा हो ऐसा लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्लम में इतना नहीं फैला है। जो धारावी की झोपड़पट्टी है, अपने यहाँ पे भी केसनवाड़ी है, अलग अलग उकाजी का वाड़िया है, ऐसे जो स्लम एरिया है वहाँ पे जो अर्बन एरिया में जितना कोरोना फैला है उसके तुलना में काफ़ी कम फैला है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे गरीब लोग इस बीमारी की तरफ इम्यून है, या यंग पॉपुलेशन है जो भी काफ़ी ज़्यादा इम्यून है, उनका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स स्ट्रांग है, तो ये सिम्टोमेटिक रहते हैं। और ज़्यादातर दूर दराज के इलाके हैं और गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, तो विटामिन डी भी काफ़ी मात्रा में लोगों में उपस्थित है, जिसकी वजह से विटामिन डी इज़ इम्यूनोमॉड्यूलेटर विटामिन। तो उसकी वजह से इंडिया में मृत्यु दर भी कम है, और जो केस कंपेयर टू अमेरिका और जो छोटे छोटे कंट्री है, हमारे से 4 गुना छोटा कंट्री और 10 गुना ज़्यादा केस ऐसा अमेरिका में देखने को मिला। तो बड़ी बड़ी महासत्ता के कंपैरिजन में इंडिया ने जो भी नीति अख्तियार किया स्टार्टिंग से, कि इंटरनेशनल फ्लाइट का बंद करना, लॉकडाउन लगाना, स्कूलों कॉलेजों जिम्नेशियम रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगाना, नाइट कर्फ्यू लगाना, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना, और डोर टू डोर सर्वेलेंस करना, काफ़ी बड़ी मात्रा में टेस्टिंग करना, काफ़ी बड़ी मात्रा में ट्रेसिंग करना, उनको आइसोलेट करना। तो जो भी नीति भारत सरकार ने पहले दिन से अख्तियार की, उसके फल आज हम लोग देख रहे हैं कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड भारत काफ़ी सेफ है, और मृत्यु दर भी काफ़ी कम है, और जो केस सेकंड नंबर है अपना, लेकिन इतना बड़ा कंट्री है उसके हिसाब से हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले। और यहाँ पे सेकंड वेव देखने को नहीं मिला है। और कोरोना वायरस के बारे में बोलते हैं कि ठंड में सेकंड वेव आएगा, लेकिन इंडिया में वो देखने को नहीं मिला है। वो सरप्राइजिंग ट्रेंड इंडिया में दिख रहा है कि क्यों सेकंड वेव नहीं आया, क्यों थर्ड वेव नहीं आया। तो उसके लिए मैंने बोले वो रीज़न है कि यंग पॉपुलेशन है और इम्यून है लोग, पुअर
हाइजीन, पुअर सैनिटाइजेशन, उसकी वजह से लोग काफ़ी इम्यून है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। अन्य देशों के मुकाबले कहीं ना कहीं भारत कोरोना से लड़ने में काफ़ी वजहों से कामयाब रहा है। सरकार की सख्ती की बात करें या लोगों की इम्यूनिटी की, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी वजह थी। कोरोना का जो बिहेवियर है काफ़ी सस्पिशियस रहा ही है। अभी भी साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करने की कोशिश करें कि आखिरकार क्या ठोस वजह हो सकती है। कोरोना कहीं कहीं फैला है, कहीं कहीं नहीं फैला है। खासकर स्लम इलाकों में ये बहुत सही बात है कि काफ़ी रेशियो कम देखने मिला है। ऐसे में इम्यूनिटी शायद एक बहुत बड़ा फैक्टर इंडिया में साबित हुई है। लेकिन जैसे ही दिवाली खत्म हुई, दिवाली के बाद केस बढ़े और रात्रि कर्फ्यू हमारे ऊपर लाद दिया गया। कुछ इसी तरह फिर से अब केसेस बढ़ रहे हैं। आज ही केंद्र सरकार ने जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसे 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर जो पाबंदियां थी वो भी 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। और गुजरात में भी आज ही जो रात्रि कर्फ्यू 4 महानगरों में है, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत, वहां 15 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी पाबंदियां अभी भी है और अभी भी उसे एक्सटेंड किया जा रहा है क्योंकि खतरा कहीं ना कहीं बना हुआ है। महाराष्ट्र के कई शहरों में वीकेंड कर्फ्यू या रात्रि कर्फ्यू जैसी पाबंदियां हैं ही। ऐसे में आने वाले दिनों में गुजरात में क्या ऐसी कोई सख्ती सरकार द्वारा बरती जा सकती है, बरतने की ज़रूरत है कि नहीं, या लोगों की ये जो लापरवाही है, लोग अगर सतर्क हो जाए तो शायद हम बच सकते हैं। ये डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे, क्या सरकार की ओर से कोई सख्ती लाई जा सकती है अगर आने वाले दिनों में केस बढ़ते हैं, या फिर लोग अपने आप अगर थोड़ा संभल जाए तो स्थिति काबू में रह सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से जो जन आंदोलन खड़ा किया कि लोगों को प्रोत्साहित किया कि कोरोना की गाइडलाइन का बिल्कुल चुस्ती से पालन किया जाए, और लोगों ने काफ़ी अच्छा साथ सहकार दिया है। अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चलता है तो पहले फेज़ में हेल्थ केयर वर्करों में 84% लोगों ने पहला डोज वैक्सीन का ले चुके हैं जी। दूसरे जो कोरोना फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स थे, गवर्नमेंट अधिकारी, पुलिस वाला, उसमें भी 77% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। रोज़ के करीब 4 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी तक 0.5% पीपल हैव बीन वैक्सीनेटेड, और इसी रफ्तार से चलेंगे तो 656 दिन, मतलब अगले 2 साल में हम लोग 10% पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे। और एक 2 साल बहुत लंबा अरसा नहीं है डॉक्टर साहब? बहुत लंबा अरसा है, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट में भी 1 मार्च से हम लोग प्राइवेट में भी वैक्सीन लॉन्च कर रहे हैं, तो जो लोग अफोर्डिंग है वो लोग प्राइवेट से भी वैक्सीन ले सकते हैं जी। वैक्सीनेशन करना लंबा है, लेकिन एक सर्वे के हिसाब से करीब 40 से 50% पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका है। तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए 64% पॉपुलेशन इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो नेचुरल इन्फेक्शन प्लस वैक्सीनेशन मिलके हम लोग काफ़ी अच्छी दिशा में जा रहे हैं कि एक हर्ड इम्यूनिटी का लेवल आ सकता है काफ़ी जल्दी, और जो लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनका भी वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। तो मृत्यु दर पे भी काफ़ी, अभी 1.44% मृत्यु दर है, तो काफ़ी मात्रा में हमें मृत्यु दर कंट्रोल करने भी सहायता मिलेगी। जान भी बचाना है, जहान भी बचाना है। तो बार बार लॉकडाउन करना बहुत उचित नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, और आपने देखा होगा कि हमारा ग्रोथ रेट माइनस चला गया था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग 0.4% प्लस ग्रोथ रेट में है। हमारा पर कैपिटा इनकम है वो भी 94,000 से 85,000 तक पहुंच गया है। तो ये सारे मुद्दे ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन तो सबसे लास्ट विकल्प रहेगा, क्योंकि इतने बड़े देश में बार बार लॉकडाउन लगाना मुश्किल होगा। तो ख़ास करके जो हमारी जनता है उनसे ही मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार, विजय रूपाणी सरकार ने गरीबों की मदद के लिए जो नीति अख्तियार की है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, और ट्रीटमेंट के लिए जो नए नए प्रोटोकॉल दिए, नई नई दवाइयाँ जो आई उसको उपलब्ध करवाया, और काफ़ी गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट सारी सरकारी अस्पताल में दिए गए। जैसे गोत्री की बात करूँ तो करीब 10-15 हज़ार पेशेंटों को फ्री में इलाज दिया गया। सेम तरह से SSG हॉस्पिटल में, और काफ़ी सारी गवर्नमेंट जो सुविधा उपलब्ध है, अहमदाबाद, राजकोट, करोड़ों रुपया अगर प्राइवेट में जाते हैं तो करोड़ रुपया खर्च होता। टैक्स पेयर लोगों ने जो अपना टैक्स दिया है उसका सही फ़ायदा गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ की वजह से और राज्य सरकार के सुचारू वहीवट की वजह से सभी को फ़ायदा मिला है। और इस मौके पे हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का चुस्ती से पालन करें, फेस मास्क अवश्य पहने, खास करके क्राउडिंग में, इंडोर क्राउडिंग में, और बार बार अपने हाथ धोते रहे। तो यही प्रिवेंटिव स्टेप है, नॉन फार्मास्यूटिकल प्रिवेंटिव स्टेप है कि जिसको
हमें अख्तियार करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अपनी नींद कायम रखे, एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट ले और बिना ज़रूरत का क्राउडिंग में नहीं जाए। तो जो भी हम सोशल फंक्शन करें उसमें क्राउडिंग कम करने की ज़रूरत है। जैसे शादी ब्याह का माहौल है, 100-200 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो। जिम्नेशियम में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, स्कूल में भी सोशल डिस्टेंसिंग का चुस्ती से पालन किया जाए। तो मेरे हिसाब से कोरोना पे हम लोग काफ़ी काबू पा चुके हैं। आने वाले भविष्य में मैं अच्छे दिन ही देख रहा हूँ कि वापस लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी कोरोना एक ऐसा वायरस है कि जहाँ कुछ खतरनाक म्यूटेशन हो गए तो तकलीफ हो सकती है। जी। तो जितना हम प्रिवेंटिव स्टेप लेंगे उतना ही अगर नया स्ट्रेन भी आएगा वो भी प्रसार उसका भी ट्रांसमिशन कम होगा, तो तंत्र को काफ़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। कोरोना अभी गया नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि कोरोना पर अब हमने जीत हासिल कर ली है तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। विदेश के लोगों ने ये गलती की थी। मुझे आशा है कि भारत के लोग ये गलती ना करें, क्योंकि करीबन 1 साल तक अलग अलग चरणों में लॉकडाउन रहा, फिर खुला। बहुत वक्त का कॉलेज बंद रहे, स्कूल बंद रहे, ऑफिसेज बंद रहे। अब फिर से उस दौर में जाना भारत कहीं ना कहीं अफोर्ड नहीं करता है। ऐसे में हर इंडिविजुअल को फिर एक बार अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। जो जिम्मेदारी हमने आज से 6 महीने पहले उठाई थी, आज से 9 महीने पहले जब हम हाथ बार बार धो रहे थे, हम सैनिटाइज कर रहे थे, वो शायद चीज़ें हम भूलते जा रहे हैं। हमें फिर से याद करनी होगी अगर इस महामारी को फिर से उसी कदर बढ़ते हुए रोकना है। तो वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, तो डॉक्टर साहब से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन से कितना प्रिवेंट हो पाएगा और वैक्सीनेशन में तेज़ी कैसे लाई जा सकती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि 2 साल में हम 10% लोगों तक पहुंच पाएंगे। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कैसे कोरोना वैक्सीन लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाएं ताकि इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी की जो आप बात कर रहे हैं वो हम पा सकें। अभी तो इंडिया के मार्केट में 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है। एक कोविशील्ड वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई और दूसरी है कोवैक्सीन वैक्सीन जो भारत बायोटेक द्वारा लॉन्च की गई। लेकिन और 6-7 वैक्सीन पाइपलाइन में है। जैसे जॉनसन का सिंगल डोज वैक्सीन आएगा, वो भी काफ़ी कारगर है। दूसरा अपना जायडस कैडिला का ज़ाइकोवी-डी करके वैक्सीन है जो प्लाज्मिड DNA आधारित वैक्सीन है। ऐसे स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, बायोलॉजिकल ई का वैक्सीन है, जिनोवा का वैक्सीन है। तो ये सारी इंडियन कंपनी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का वैक्सीन है। और जैसे अगले 5-6 महीने में काफ़ी सारे प्लेयर्स मार्केट में आएंगे और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, जो प्राइवेट में भी अवेलेबल होगी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अवेलेबल होगी। तो अगले 5-6 महीने में हम लोग काफ़ी ज़्यादातर पॉपुलेशन कवर कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट में वैक्सीन लॉन्च होगा तो ज़्यादातर लोग अपनी चॉइस के हिसाब से वैक्सीन भी चूज़ कर पाएंगे, डॉक्टर भी चूज़ कर पाएंगे और कोल्ड चेन मेंटेन की हुई वैक्सीन हर एक नागरिक तक पहुंचा दी जाएगी। मेरे हिसाब से जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है 60 के ऊपर का, जो डायबिटीज़ वाले हैं, हाइपरटेंशन वाले हैं, उन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है और नज़दीक के भविष्य में वही पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे। सबसे पहले मृत्यु दर पे कंट्रोल आ जाएगा। यंग पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादातर लोग माइल्ड सिम्टम होके काफ़ी ज़्यादा 94-95% लोग रिकवर हो जा रहे हैं। 5% लोगों को ICU की ज़रूरत पड़ती है, उसमें से मृत्यु दर 1.44% होता है। तो इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन हिम्मत और डिसिप्लिन दोनों रख के जिसका इकोनॉमी बचाना है और एक दूसरे को संक्रमित भी नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। कोरोना वैक्सीनेशन की बात हो रही है और तेज़ी लाने की सरकार की ओर से कोशिश हो रही है, लेकिन लोग जो हैं कोरोना वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों तक ने काफ़ी लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं ली है क्योंकि कहीं ना कहीं डर है। अब बारी बुजुर्गों की है। 1 मार्च से जो भी लोग 50 से ऊपर है या 40 के नीचे है, उनको अन्य बीमारियां हैं, उन्हें वैक्सीन देने वाली है सरकार। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर जो डर है वो दूर कैसे करेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वैक्सीन हम लें और ये कोरोना जो महामारी फैल रही है, बढ़ रही है, उसे रोके। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो डर है लोगों के मन में, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो बुखार आना, इंजेक्शन साइट पे पेन होना, यहाँ पे थोड़ा सूजन आना, वो काफ़ी मामूली साइड इफ़ेक्ट है। कभी वॉमिटिंग होना, कभी पेट में दर्द होना, मसल एक होना, तो 24-48 घंटे के लिए ये साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर डिफरेंस ये है कि हमारी जो दोनों वैक्सीन है वो दोनों वैक्सीन में RNA मैसेंजर RNA वैक्सीन नहीं है। हमारी एक वैक्सीन तो चैडॉक्स 1 वेक्टर वायरस वैक्सीन है जिसको कोविशील्ड बोलते हैं, और दूसरी है किल्ड वायरस वैक्सीन जिसको कोवैक्सीन बोलते हैं। और दोनों में जो एजेंट यूज़ किए गए हैं,
पॉलीसॉर्बेट 80 कोविशील्ड में है, उसकी वजह से थोड़ा इंजेक्शन साइट पे पेन होना, बुखार चढ़ना, ये सामान्य साइड इफ़ेक्ट है। जबकि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, उसमें जो पैगाइलेटेड लिपिड नैनो पार्टिकल का कोटिंग है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादातर लोगों में सीवियर प्रकार के एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्टोइड रिएक्शन आ रहे हैं, जो इंडियन वैक्सीन में नहीं है जी। तो वहाँ पे वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ पैगाइलेटेड लिपिड नैनो पार्टिकल। जबकि हमारे यहाँ एल हाइड्रोक्सीक्विम 2 वो कोवैक्सीन का इंग्रेडिएंट है और कोविशील्ड में पॉलीसॉर्बेट 80, तो इनका साइड इफ़ेक्ट काफ़ी मामूली है, कुछ मेजर प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। फिर भी जो लोग को सीवियर बीमारी है, जैसे किसी का हार्ट फेलियर है और इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25% से कम है, तो उसमें जब वैक्सीन देने से एलर्जिक रिएक्शन होता है और पल्स रेट बढ़ता है, तो उस टाइम पे हार्ट कोप अप नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों को फिजिशियन की निगरानी में काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करके वैक्सीन देना चाहिए। बाकी ज़्यादातर लोगों में वैक्सीन देना काफ़ी सेफ है। दूसरा ऐसा चीज़ जो गरीब तबका है, उनको वैक्सीन देने के तुरंत बाद वो हैवी फिजिकल वर्क करने लगते हैं, दारू पीते हैं। तो ये जो अल्कोहल और हैवी वर्क, स्मोकिंग, इसकी वजह से भी थोड़ा साइड इफ़ेक्ट का रेशियो गरीब तबके में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन लोगों को खास सलाह देनी चाहिए कि वैक्सीन लेने के बाद 2 महीने तक दारू नहीं पीनी है, 2 महीने तक स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी हैम्पर हो जाता है, स्लो हो जाता है, कम होता है, तो प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और ये जो देसी दारू पीते हैं तो उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट का रीज़न ज़्यादा होता है। और गरीब लोगों के पास खुद की मेडिकल हिस्ट्री का पता नहीं होता है, कभी हॉस्पिटल जाते नहीं है, तो ऐसे लोगों को खास ख्याल रख के जो वैक्सीनेटर है उनको फिजिशियन का ओपिनियन लेके आगे चलना चाहिए। बाकी ज़्यादातर वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है। डॉक्टर साहब ले चुके हैं वैक्सीन और मैं खुद भी वैक्सीन ले चुकी हूँ। और अगर आपकी बारी आती है, अगर आपको मौका मिलता है वैक्सीन लेने का, वैसे अब मौका मिलेगा ही क्योंकि अब तो प्राइवेट में भी सभी के पास अवेलेबल होने वाली है। ऐसे में गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर्स में भी आपके पास वैक्सीन लेने का मौका है। वैक्सीन ले लीजिए और कोरोना ये जो महामारी है दूर करिए, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, ये हमें पीछे ले जा रहा है, हमारे बच्चों को पीछे ले जा रहा है और कहीं ना कहीं काफ़ी सोशल इकोनॉमिकल इफेक्ट सामने आई है। ऐसे में इस महामारी को दूर करना, और हम इसमें सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लापरवाही नहीं बरते, हमारी ओर से जो भी गाइडलाइंस हैं वो रहें, और साथ ही वैक्सीन जब भी मौका मिले वैक्सीन ले लीजिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीएनएम का यूट्यूब चैनल है जहां आप ये शो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीएनएम का अपडेट आप तक हमेशा लगातार पहुंचता रहे। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं वहां भी शेयर कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और फॉलो कर लीजिए हमें। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।